दोस्तों, यदि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने ऊंचे ओहदे पर हैं, पूरे विश्व में उनका डंका बज रहा है, वर्चस्व है भारत का केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, जिस तरीके से नेतृत्व कर रहे हैं पूरे देश का, पूरे विश्व में, तो उनकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि आने वाली पीढ़ी के लिए, भविष्य के लिए वो नेतृत्व का निर्माण करे। अब नेतृत्व का निर्माण करने का मतलब ये नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो रिटायर हो रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो उनके पार्टी के जितने भी सदस्य हैं, जो बड़े बड़े नेता को वो अपने साथ जोड़ रहे हैं, उनके अंदर वो कार्य कुशलता, वो कार्यशैली, वो स्पीच देने की भावना, निडर एक भावना, असुरक्षा की भावना से मुक्त, ये सारी चीजें हो और अपनी पार्टी की भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए वो नेतृत्व गढ़े, जो काम नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में बखूबी किया है। और उनके साथ की जितनी भी पार्टी है, मैं इसमें लेफ्ट लिबरल गैंग को भी जोड़ना चाहूंगी, जिसके हाथों में पूरी पूरी अथॉरिटी है कि वो भारत की इमेज जो है, क्योंकि अच्छी तो वो करते नहीं है, जो भारत की इमेज हमेशा खराब करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो उन पार्टियों ने भी अभी तक ऐसा कोई नेतृत्व नहीं गढ़ा है पिछले 30-40 सालों में। ना ही आप कांग्रेस पार्टी को लगा लीजिए, आम आदमी पार्टी को लगा लीजिए, तमाम तरीके की बड़ी बड़ी पार्टी हैं, सपा को लगा लीजिए, बसपा को लगा लीजिए, बहुत बड़ी बड़ी पार्टी है, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी ने ऐसा नहीं किया है कि नेतृत्व गढ़ा हो और एक ऐसा चेहरा सामने लाए हो कि हाँ, कह सके हाँ भाई, ये एक ऐसा चेहरा है जो इस पार्टी को आने वाले सालों में संभाल सकता है। लेकिन वही काम कर दिखाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, न जाने कितने ऐसे चेहरे सामने आए हैं उभर कर, जो नेतृत्व गढ़ रहे हैं इतना बढ़िया, उम्दा। और हम कह सकते हैं कि आने वाले सालों में बीजेपी की बागडोर इनके हाथों में होगी और ये बखूबी उस चीज को निभाएंगे। हालांकि बीजेपी की शुरू से बात करें तो लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने ये पूरा एक ट्रेंड सेट किया था और जो नेतृत्व खड़ा किया था। आज के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो उस समय की बात है जब लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें एक चेहरा बनकर उभारा था। आप सुषमा स्वराज की बात कर ले, वेंकैया नायडू की बात कर ले, आप उस समय के वित्त मंत्री अरुण जेटली की बात कर ले, ये पूरे एक बड़े बड़े चेहरे उभर के सामने आए थे इनके नेतृत्व में। किसके? अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के रूप में। दोनों की एक ऐसी जोड़ी थी जो बेहद मशहूर थी और आज वही काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे 6 चेहरों के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी की और इस तरीके से उभर के सामने आए हैं, जिनके हाथों में नेतृत्व सौंपा जा सकता है आने वाले समय। और नेतृत्व गढ़ने के लिए अगर देखा जाए तो 25 सालों का वक्त लगता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में नेतृत्व गढ़ा है, वो वाकई सराहनीय है। ऐसा नेतृत्व गढ़ा है जो श्रेष्ठ है अपने राज्यों में और राष्ट्रीय स्तर पे, जिनकी खूबियों के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दें। इसमें सबसे पहला नाम है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। 2013 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात में सीएम थे, तब राजनाथ सिंह से सिफारिश लगा के यूपी में उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री बनवाया था। तब पूरे मीडिया में, यूपी में एक लिबरल इकोसिस्टम में सवाल उठे थे, तहलका मच गया था और कहा था कि आखिरकार ऐसे व्यक्ति को हम क्यों कुछ बना रहे हैं जिसको गुजरात के बाहर कोई भी नहीं जानता है। सबसे बड़ा सवाल था अमित शाह ही क्यों? क्योंकि अमित शाह यूपी के बारे में तो कुछ जानते ही नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट चुनाव बीजेपी का, एक तरीके से करो या मरो की स्थिति, और ऐसे में अमित शाह को एक चेहरे के रूप में उभारना, एक सबसे बड़ा राज्य, सबसे महत्वपूर्ण राज्य जहां पर लोकसभा की 80 सीटें आती हैं, वहां पर अमित शाह को क्यों उतारा जा रहा है? क्योंकि गुजरात से बाहर उनको कोई जानता ही नहीं है। यदि कांग्रेस की सरकार ने, यूपीए सरकार ने झूठे मुकदमों में फंसा के जबरन जेल ना भिजवाया होता, अमित शाह को प्रताड़ित ना किया होता, तो शायद गुजरात से बाहर अमित शाह को कोई नहीं जानता। और ऐसे नेता को जो कभी गुजरात में सीएम नहीं रहे, प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे, इसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश की कमान सौंपना, महामंत्री बनाना,
इसे कहते हैं एक दूरदृष्टि, पारदर्शिता। नरेंद्र मोदी ने पहचाना, विश्वास किया और उसके बाद में अमित शाह उस उम्मीद पर खरे उतरे। जिस तरीके से एक प्रचंड जीत हासिल हुई यूपी में। दूसरा सबसे बड़ा नाम यूपी में योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि यूपी में कोई नेतृत्व नहीं, आपस में लोग लड़ते थे। जो नेतृत्व के नाम पर जो लोग मौजूद थे आपस में लड़ते थे, भिड़ते थे और मरते थे। किसी का कोई स्तर नहीं था, बोलने की क्षमता नहीं थी। ऐसे में गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर और गोरखपुर से लोकसभा सदस्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद सौंपा गया योगी आदित्यनाथ को। ये पार्टी के नेतृत्व के लिए और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आसान नहीं था। भारतीय जनता पार्टी में साधु संतों के आने का सिलसिला है वो बहुत पुराना है और उनका अनुभव भी बहुत ज्यादा खराब रहा है। इसके बावजूद भी जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को लाया गया, क्योंकि एक नेतृत्व की बनाने की क्षमता और पहचानना कि जिस दिशा में हम नेतृत्व को ले जा रहे हैं वो किस तौर से गुजरेगा, तो ये एक नेतृत्व बनाने की क्षमता है योगी आदित्यनाथ में है। लेकिन जिस तरीके से यूपी में योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को चलाया था, इससे ऐसा लगता है कि पानी में मछली आराम से तैर रही है, जिससे योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कोरोना महामारी में योगी आदित्यनाथ ने जो प्रदर्शन किया, जो अपनी क्षमता दिखाई, राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई, वो देखते ही बनती थी और शायद देश का कोई और मुख्यमंत्री कर भी नहीं पाता। माफिया सिस्टम खत्म किया और बुलडोजर जो एक्शन चल रहा है यूपी में वो वाकई देखने लायक है। गैर कानूनी अतिक्रमण पर ना कोई सुनवाई, ना कोई मजदूर, सीधा बुलडोजर चलता है। ये योगी आदित्यनाथ एक लौटे हैं जो विधानसभा में खड़े होकर माफियाओं के लिए कहते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, ध्वस्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो ये कौन बोल रहा है? ये उनका आत्मविश्वास बोल रहा है, उनका प्रदर्शन बोल रहा है। 5 साल में योगी आदित्यनाथ ने माफिया की कमर तोड़ दी यूपी में, और उसके बाद तो यूपी में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है और पूरा विपक्ष घुटने टेक चुका है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के आगे। और यदि हम नंबरिंग करें तो पहले नंबर पर यूपी में योगी आदित्यनाथ ही आते हैं और 20वें 25वें नंबर पर हम रख सकते हैं योगी अखिलेश यादव को। तो कोई कंपटीशन नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की। और ये सारी चीजें हुई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास की वजह से, क्योंकि जो एक क्षमता है नेतृत्व बनाने की और असुरक्षा की भावना से मुक्त होकर जिस तरीके का परिवर्तन मोदी लाए हैं, नरेंद्र मोदी लाए हैं, वो कल्पना कोई नहीं कर सकता। क्योंकि एक विश्वास जो होता है वो उन्हें है अपने फैसलों पर। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का नाम चलता है, योगी आदित्य के नाम का बोलबाला है, उन्होंने साख बनाई है। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला प्रदेश बन रहा है यूपी और नंबर 1 पर आके खड़ा हो गया है। और ये सारी चीजें हुई हैं केवल और केवल 6 साल में, और 2 साल गए कोरोना के लिए, तो 4 साल में ये पूरी उपलब्धि पाई है यूपी में योगी आदित्यनाथ ने। और यदि कोरोना नहीं आता तो आज यूपी और नेक्स्ट लेवल पर होता। चाहे उनकी प्रशासनिक क्षमता की बात करें, भाषणिक क्षमता की बात करें, उनकी योग्यता की बात करें, जन आधार की बात करें, सामाजिक आधार की बात करें, इन सारी चीजों में कोई मुकाबला नहीं है उत्तर प्रदेश के किसी भी मुख्यमंत्री का जिसने इस लेवल पर यूपी में काम किया हो। तो दूसरे नंबर पर योगी आदित्यनाथ ही हैं जिन्होंने सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। इसके बाद तीसरे नेता की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस। 2014 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के भाजपा नेताओं की लगभग 1 दर्जन नेताओं की सूची में उनका भी नाम था। महाराष्ट्र से बाहर कभी भी उनका नाम कहीं भी नहीं आया। महाराष्ट्र में भी वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की गिनती में भी उनका नाम नहीं था। जूनियर नेताओं में थोड़ा बहुत उनका नाम था कि हाँ थोड़ी बहुत प्रतिभा है, अच्छा काम करते हैं। लेकिन सीधी नजर पड़ी प्रधानमंत्री की, उनकी नजर पड़ी देवेंद्र फडणवीस के ऊपर। 5 साल के अंदर अंदर जिस तरीके से महाराष्ट्र जैसे एक बड़े राज्य में गठबंधन की सरकार चलाई, और एक ऐसा गठबंधन
जिसका सहयोगी था वो 5 साल गाली देता रहा, 5 साल विरोध करता रहा और सरकार में बैठा रहा। महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहां देवेंद्र फडणवीस जिस जाति से आते हैं, ब्राह्मण जाति से, वहां ब्राह्मण की संख्या कुछ है ही नहीं। इस बात की चिंता नहीं करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि उनकी जाति क्या है, वो कहां से आते हैं। उन्होंने केवल इतना देखा कि इसमें प्रतिभा कितनी है, ये करना क्या चाहता है, देश के लिए बेहतर है कि नहीं है, ये प्रदेश को चला सकता है कि नहीं चला सकता है, ये पार्टी बनाने की क्षमता रखता है कि नहीं रखता है, संगठन को चलाने की ताकत रखता है कि नहीं रखता है। केवल ये देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवेंद्र फडणवीस के अंदर, और इतनी सहनशीलता देवेंद्र फडणवीस में कि सीएम की जगह डिप्टी सीएम बन गए, लेकिन एक सहनशीलता देवेंद्र फडणवीस के अंदर है, एक टॉलरेंस की भावना देवेंद्र फडणवीस के अंदर है, जो उन्होंने साफ साफ दिखाई। इन सभी मानकों पे 5 साल में देवेंद्र फडणवीस खरे उतरे हैं। पार्टी के हित के लिए केवल उन्होंने सीएम की कुर्सी छोड़ी और डिप्टी सीएम बने। तो इस तरीके की सहनशीलता जो है, परिस्थिति के अनुसार ढलना, ये सारे जो एक गुण है वो देवेंद्र फडणवीस के अंदर है और संगठन को चलाने के लिए ये गुण होने बेहद ज्यादा जरूरी है। केवल प्रदेश के हित के लिए काम करना। चौथे नेता का नाम असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, कांग्रेसी, लेकिन आज उनका काम देखिए, उनकी बातें देखिए, उनकी विचारधारा देखिए, आपको लगेगा ही नहीं कि कभी वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के विरोधी थे, कभी कांग्रेस में थे, कभी आपको नहीं लगेगा। पूरे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का वर्चस्व स्थापित करने में हेमंत बिस्व शर्मा की एक बहुत बड़ी भूमिका है, एक बहुत बड़ा योगदान है। दूसरी बार सरकार आने में, जो दूसरी बार सरकार आई है हेमंत बिस्व शर्मा की, ये दर्शाती है कि संगठन चलाना कितना ज्यादा उन्हें आता है और किस तरीके से संगठन चलाते हैं। ये बता दें आपको, जो हेमंत बिस्व शर्मा हैं, जो विचारधारा के प्रति जिनकी कमिटमेंट है वो सबसे आगे है। कितने ऐसे नेता हैं जिनको पीछे छोड़ दिए उन्होंने, लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा ने जिस तरीके से समर्पित हुए हैं सरकार के कामकाज में, जिस राज्य में 33% मुस्लिम आबादी हो, जो बीजेपी के कट्टर विरोधी हो, वहां पर सरकार लाना और सुचारू रूप से चलाना ये केवल हेमंत बिस्व शर्मा ही कर सकते हैं। और वहां पर कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है, कोई घटना नहीं हुई है। मदरसों के खिलाफ जिस तरीके से एक्शन लिया है और दूसरे मुद्दों पर जिस तरीके से उन्होंने सब चीजों पर काम किया है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। इसके बाद के जो 2 नाम है वो किसी पद पर नहीं है, लेकिन जो क्षमता है उनके अंदर, वो बीजेपी को आने वाले समय में एक बहुत बड़ी भूमिका पर ले जा रहे हैं। उसमें पहला नाम है बांधे संजय कुमार, तेलंगाना के अध्यक्ष। डाउन टू अर्थ ऐसे नेता जो कभी हार नहीं मानते हैं, हमेशा कोशिशें करते रहते हैं, अच्छा वक्ता, अच्छा संगठन करता, अच्छी स्पीच देते हैं, निडर। और इन सभी चीजों के अलावा इन सब में एक खूबी ऐसी मिलेगी जो सबके अंदर है। सब मृदुभाषी हैं, लेकिन सब समय आने पर उतने ही कड़वे भी हो सकते हैं। तो इनकी ये जो सरलता है, इन पर मत जाइए। ये अच्छी बातें करते हैं तो ये समय आने पर इतने कटु वचन भी बोल सकते हैं अपने देश के लिए। कब मधुर रहना है, कब कठोर रहना है, ये सारी चीजें इनके अंदर नेचुरली भरी हुई हैं। तो अपनी विचारधारा से समझौता बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। बांधे संजय कुमार जो हैं, वो तेलंगाना में बीजेपी को जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं और जिस तरीके से तेलंगाना में सत्ता में ले जाने की सीढ़ी चढ़ा रहे हैं भाजपा को, और यदि 2028 में सरकार बनती है तेलंगाना में बीजेपी की, तो इसका सबसे बड़ा श्रेय जाएगा बांधे संजय कुमार को। हालांकि 2023 में भी पूरी तैयारी है कि बीजेपी की सरकार बने तेलंगाना में, लेकिन 2028 में तो पक्का बनेगी ही बनेगी। जिस तरीके से संजय कुमार जो है कार्य कर रहे हैं बीजेपी के लिए तेलंगाना में, कि किस तरीके से संगठन को खड़ा करना चाहिए, संगठन को जोड़ना चाहिए, जिस तरीके से कार्यशैली हमें रखनी चाहिए, संबंध रखने चाहिए, जिस तरीके से डाउन टू अर्थ होके काम करना चाहिए, ये सारी चीजें उनके अंदर हैं। छठा नाम के अन्नामलाई, सबसे बड़ा नाम ऐसा राज्य तमिलनाडु जहां बीजेपी के नाम का बे भी नहीं है, लेकिन वहां पर नंबर 2 पर बीजेपी को पार्टी बनाना, ये बहुत बड़ी बात है।
पढ़े लिखे हैं, मृदुभाषी हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, आईपीएस का पद छोड़ चुके हैं, कोई अहंकार नहीं है, कोई ईगो नहीं है और संगठन बनाने की जो एक क्षमता है इनके अंदर वो वाकई सराहनीय है। पार्टी के संगठन और विचारधारा दोनों को जिस तरीके से लेकर चलते हैं, कनके अन्नामलाई एक ऐसे नाम है तमिलनाडु में जहां पर बीजेपी के सबसे बड़े ऐसे नेता बन सकते हैं, जहां तमिलनाडु में यदि बीजेपी की सरकार कभी बने तो उसमें सबसे बड़ा नाम होगा के अन्नामलाई का। दक्षिण के राज्यों में बीजेपी आज भी बहुत कमजोर है, लेकिन तमिलनाडु और तेलंगाना में जिस तरीके से ये दोनों नेता काम कर रहे हैं वो वाकई सराहनीय है और जल्द ही इन दो राज्यों में भी बीजेपी की सरकार बनेगी ही बनेगी, क्योंकि जिस तरीके से ये दो नेता काम कर रहे हैं ये वाकई सराहनीय है और ये दोनों नेता मुख्यमंत्री बनने की पूरी क्षमता रखते हैं बीजेपी की ओर से अपने अपने राज्यों में। तो ये 6 ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उभर के सामने आए हैं और 6 के 6 नेता और 10 सालों में 6 ऐसे नेताओं को गढ़ना, नेतृत्व को गढ़ना ये कोई सामान्य बात नहीं है और कोई सामान्य व्यक्ति कर भी नहीं सकता है। ये कोई ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जो निष्काम भाव से अपने संगठन की सेवा करे, जिसके मन में केवल देश प्रेम की और संगठन प्रेम की भावना हो। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी से इजाजत चाहते हैं। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। नमस्कार।